So the next article is regarding heat waves. Heat waves are moving slower and lasting longer. So this shows that there is a change in the way that we are actually testing and observing the heat waves. Because generally we just focus on the temperature कि heat waves हो रही है या नहीं, जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का कंडीशन होता है in the plains जब हम बोलते हैं कि heat waves are occurring. But now we are not just focusing upon the frequency कि कितनी बार हीट वेव्स आ रहे हैं और कितने ज्यादा टेम्परेचर के साथ आ रहे हैं, रादर हम उनकी स्पीड किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं हम उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अगर मेन पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीज हुए हैं हीट वेव्स बहुत ज्यादा. फ्रॉम अबाउट 75 इवेंट्स जो 1979 से लेकर 1983 तक का ट्रेंड था टू अबाउट 98 जो अभी 2016 से 2020 का जो हमने ट्रेंड देखा है उसमें हमें दिखाई दे रहा है. तो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर्स और जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स है वो डिफाइन करते हैं हीट वेव्स को. और हीट वेव का जो मूवमेंट है उसको जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं यानी कि जो स्पेसिफाइड कंसंट्रेटेड एयर के जो फ्लोज होते हैं जिनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हीट वेव के मूवमेंट को. जैसे कि अगर जो जेट स्ट्रीम है वो वीक होएगी तो जो एटमॉस्फेरिक वेव्स है वो भी स्लो होंगी जिससे कि जो हीट वेव्स है उनका डायरेक्शन या उनकी इंटेंसिटी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होएगी और वो ज्यादा परसिस्टेंट होंगी और ज्यादा हार्म करेंगी. तो अगर हम स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स को देखें तो अगेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, हेल्थ इम्पैक्ट्स हमें यहाँ पे दिखते हैं एंड ऑल्सो जॉब से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो प्रोन सेक्शन है जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हैं एक्सेट्रा, दे ऑल फेस द मेजर चैलेंजेस और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इवन इन द एरियाज दैट आर पर्टिकुलरली मोर वार्म एंड ड्राई. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान. तो प्रिवेंशन के लिए वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स और जो रूफटॉप कूलिंग सिस्टम होता है और सीमेंट में भी ऐसा कंक्रीट यूज करना जो कि इट कैन प्रोवाइड एन इंसुलेशन फ्रॉम द हीट and also hydrated रखना by coconut water etc. These can be the measures here. और बाकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में अगर हम देखते हैं तो और ट्रीज को प्लांट करना और जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म है उसको इंक्रीज करना. बट द पॉइंट हियर इज के इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सो वी नीड टू वर्क मोर ऑन इम्प्लीमेंटेशन. एंड अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं या फिर द इफेक्ट्स टू make oneself more resilient with the effects of heat wave तो उसमें हम heat camps, heat resistant camps की बात कर सकते हैं. We can set up them water coolers etc. so they can help in with dealing with this phenomenon. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जेट स्ट्रीम से रिगार्डिंग. तो ग्राउंड से 7 से 12 किलोमीटर्स की हाइट पे जेट स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती हैं. डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिसमें सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि मानसून में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा मिड एल्टीट्यूड में जो पोलर फ्रंट पे फॉर्म होती है हमारी वो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम. अलग टाइप्स की भी होती हैं जिसमें बैरियर जेट की तरह काम करता है, वैली जेट की तरह काम करता है. ये अफ्रीका से भी जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर के अंदर तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के ओवरऑल क्लाइमेट में भी. तो यहाँ पे मेन जैसा प्रेरणा ने हाईलाइट किया कि जो हीट वेव्स आ रही हैं उनके स्लो मूवमेंट की वजह से जो हीट वेव का फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ ही गया है बट जितने टाइम लिमिट के लिए वो रह रहा है वो टाइम पीरियड भी बढ़ गया है. मूवमेंट भी स्लो हो गई है, टाइम पीरियड भी बढ़ गया. मेजर रीजन जेट स्ट्रीम्स. The specter of nuclear conflict once again. तो we had already discussed कि कैसे जो रसिया है it is posing threats of using nuclear weapons against Ukraine and even other countries. तो majorly जो European countries, especially the Western Europe and US particularly,
वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये चीज ना हो, बिकॉज देन जो बाकी की कंट्रीज हैं इवन दे माइट गेट, फॉर एग्जांपल इजराइल एंड ईरान, दे माइट आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी और दिस से ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। इसके लिए कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया को। अगर इंडिया के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि कैसे यूएस, इंडिया और जो रशिया का ये थ्रेट है रिगार्डिंग न्यूक्लियर, ये इंटर रिलेटेड है, तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जो यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील है वो 2005 से लेकर 2008 तक हुई थी, और उसमें एक फंडामेंटल चेंज आया था एटीट्यूड। उसमें जो सैंक्शंस इम्पोज करे थे, ओके थोड़ा अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी इंडिया में वो 1974 में हुई थी, जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद आफ्टर 24 ईयर्स 1998 में हुआ था जो पोखरण 2 हम बोलते हैं। पोखरण 1 1974 में, पोखरण इज अ प्लेस इन राजस्थान। और फिर सेकंड हुआ था 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, और उसमें हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 डेज। और थोड़ा मतलब काफी है कि हिडन प्रोजेक्ट था, सिर्फ रात को ही पूरा वर्किंग वगैरह होता था अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑल्सो एपीजे अब्दुल कलाम। तो कोड वर्ड्स वगैरह भी इसमें यूज करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, सिंस जो इंडिया है उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि 1968 में स्टार्ट हुई थी एंड इम्प्लीमेंट हुई थी 1970 में, तो इंडिया ने उसको साइन नहीं करा था सो दैट इट कैन टेस्ट एंड क्रिएट वेपन्स। तो फर्दर जब हमने 1998 में टेस्ट करा, उसके बाद द यूएस इट इम्पोज सैंक्शंस ऑन द कंट्री। तो सैंक्शन से क्या होता है, जो कंट्री का जो ट्रेड होता है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाता है, जैसे कि करेंटली हम रशिया के ऊपर कर रहे हैं, द यूएस करंटली इट इज डूइंग मेजरली ऑन रशिया। तो ऐसे ही इंडिया के ऊपर भी हुआ था जब ये टेस्ट हुए थे 1998 में। इसकी वजह से ट्रेड कम हो गया था एंड बहुत ज्यादा कंट्री को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ता है। इंडिया यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील जो 2005 से 2008 में हुई थी, उसमें दी सैंक्शंस दे वर ड्रॉप डाउन, बट प्रोवाइडेड कि जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है एक वो सेटअप हो, जिसमें कि इंडिया ने मेजर 4 पॉइंट्स करे थे कि सबसे पहले तो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि अगर कोई कंट्री नहीं यूज करेगी तो इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। एंड बाद में और सेवरल अदर फैक्टर्स वर मेंशन के अगर सामने वाली कंट्री में नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन्स इवन देन इंडिया विल नॉट रेसिप्रोकेट। एंड ऑल्सो एक मिनिमम डेटरेंसी फॉलो है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वेपन्स, तो उनको भी लिमिट कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की, जिसने इंटेंड करा था टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सिविलियन यूज के लिए भी और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी। मिलिट्री में स्पेसिफिकली वी नो कि वॉर एटसेट्रा, सिविलियन पर्पसेस जनरली अगर डैम क्रिएट करना हो या फिर जो अंडरग्राउंड रिजर्व्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि ऑयल कोल एटसेट्रा, तो उसमें भी न्यूक्लियर का यूज हो सकता है। बट अगेन वो भी इस ट्रीटी के अंडर बैन कर दिया था। बट इंडिया ने ना तो ये ट्रीटी साइन कर, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि हम टेस्ट नहीं कर सकते किन्हीं भी पर्पजेस के लिए, और ना ही इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करा। अब इम्पैक्ट में मेनली यही आ जाता है कि इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रशिया एंड फ्रांस स्पेसिफिकली यहाँ पे एक टेक ले रहा है रिगार्डिंग टू दिस, so that Russia it limits itself and it doesn't use the nuclear weapons, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो रशिया के टूवर्ड्स एक साइलेंट स्टैंड है, वो साइलेंट सपोर्टर है अभी करंट। So this was mainly regarding this nuclear conflict. NZT takes note of the Hindu report on Yamuna floodplains. So this article mainly talks about the encroachment that is being done on the Yamuna floodplains and उनको remove करना and जो people वहाँ पे जो inhabitants हैं उनको rehabilitate करना, it becomes important. और ये judgment NZT ने 2015 में दिया था that it must happen, but till now it is not happening. Impacts क्या क्या हो रहे हैं, अगेन पोल्यूशन एटसेट्रा एंड जो इंक्रोचमेंट है, फिर फ्लड रिलेटेड भी जो रिस्क फैक्टर है दैट आल्सो गेट्स इन्वॉल्व।
अब अगर हम इम्पोर्टेंट एक्ट्स की बात करते हैं तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में ही आया था। एंड सेकंड इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1983 में 1986 में इट वाज द सो दे बिकम इम्पोर्टेंट। This article is regarding watermelon at Cannes, how the fruit became a Palestinian symbol. तो Cannes is like an event for the like film festival के related जिसमें बहुत ज़्यादा credits and awards मिलते हैं for the authentic film producers and film directors. तो यहाँ पर how is it related to this watermelon and Palestine thing? So Kani Kusruti, she also was a significant part of this festival and she held a bag जो कि like watermelon के image में था. So watermelon जो sliced watermelon है वो दिखाता है colors of the Palestinian flag जैसे कि red, green, black और white. तो ये कुछ ऐसा सिंबल होता है पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी का विच शोज कि जो ये खुसरूती है कानी खुसरूती शी इज अ सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन मूवमेंट। तो ये स्टार्ट कब हुआ था सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ये जो बना था तो इज नॉट तो ये लीगली बैन नहीं है फ्लाइंग द पैलेस्टीनियन फ्लैग इन इजराइल ऑल्दो अगेन पीस को डिस्टर्ब करने से प्रिवेंट करने से रोका गया है भी उसको टू एस्टैब्लिश द फ्लैग्स एटसेट्रा। और ये किसने कंस्ट्रक्ट करा था खालिद होरानी उन्होंने पेंट करा था स्लाइस ऑफ वाटरमेलन फॉर द सब्जेक्टिव एटलस ऑफ पैलेस्टीन प्रोजेक्ट तो तब से इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट। So this was तो यहाँ about पे इसराइल ने क्रिमिनलाइज किया था प्रोटेस्ट के अंदर आप पैलेस्टीनियन फ्लैग को यूज नहीं कर सकते। तो वहां से ये जो सिंबल है वाटरमेलन का ये यूज होने लगा था कि वाटरमेलन ड्रॉ करने के लिए तो आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो, तो इसको एज ए सिंबल यूज करने लगे थे यहाँ पे। बट ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो कानी खुसरूती हैं इन्होंने केन्स फेस्टिवल में सिर्फ पैलेस्टीनियन फ्लैग को ही क्यों दिखाया। हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन है तो इंडियन किसी एजेंडा को भी दिखा सकते थे इनडायरेक्टली, या फिर इंडियन किसी इशू को भी दिखा सकते थे जो कि नेशनल लेवल पे हमारे इंटेग्रिटी को हार्म कर रहा है। जो कश्मीर में पहले हुआ या फिर चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हमारा इशू चलता है उस चीज को भी आप डिपिक्ट कर सकते हो इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यूज करके। बट इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही क्यों उन्होंने दिखाया, तो वो क्वेश्चन उठता है कि हमारी चॉइसेस कैसी हैं, या फिर हम किस तरफ अलाइन हो रहे हैं बेसिकली बोल सकते हैं। 3 miners feared dead in rat hole mine in Assam. So rat hole mining is specifically related to the process of mining जिसमें चिल्ड्रन या फिर जो स्मॉल हेड के जो मैन होते हैं दे आर यूज और मैन्युअली हम माइन करते हैं द कोल एंड द वेरियस एलिमेंट्स दैट वी नीड टू फाइंड स्पेशली कोल मेजर एरियाज में जहाँ पे रैट होल माइनिंग इज बैंड। एंड जो हम अगर उसकी बात करते हैं साइज की तो जनरली 4 to 5 फीट का ये टनल बिल्ड करता है अंडर रैट होल माइनिंग जिसमें रैट की तरह वी जस्ट पुल आउट द स्टैंड टू एक्सट्रैक्ट कोल। तो इसको बैन कर दिया था एनजेटी ने इन 2014। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली असम की बात हो रही है कि अगेन यहाँ पे डेथ रिलेटेड केस दिखाई हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि 3 miners दे हैव डाइड इनसाइड दिस इलीगल रैट होल कोल माइन आफ्टर ए लैंडस्लाइड ने स्ट्रक करा जब पटकई हिल्स में विच आर इन असम ईस्टर्न असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो अगेन यहाँ पे हम प्रिवेंशन की बात कर सकते हैं कि क्या एक तो मेजर नीड होती है कि मैन्युअली करने की बिकॉज जो बाकी के सोर्सेज होते हैं मशीन एक्सेट्रा दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव। फिर ये इलीगल नॉट जस्ट रैट होल माइनिंग जो इलीगल है इवन माइनिंग इन सम केसेस इट बिकम्स इलीगल स्पेशली तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर द बेस्ट सोर्स एंड इसीलिए इट इज रैट होल माइनिंग इज स्टिल प्रेवलेंट बट देयर वाज अ बैन ऑन इट बाय द एनजीटी। एंड रैट होल माइनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड में जो टनल कोलैप्स हुई थी सिलक्यारा बरकोट टनल, वहां पे भी एट द एंड गवर्नमेंट ने बैन होने के बावजूद भी रैट होल माइनिंग को यूज किया था जो वर्कर्स फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए। तो वहां पे हमने रैट होल माइनिंग देखा था।
उत्तराखंड के सिलक्यारा बारकोट टनल में। Mainstream film industry has nothing to do with Kapadia's win. This is just regarding the Cannes Festival, and यहाँ पर जो पायल कपाड़िया है उन्होंने अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड विन करा है फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइफ। तो इंस्टीट्यूट की बात करें तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और 1960s में स्टैब्लिश हुआ था, और कुछ उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो श्याम निखिल्स fascinating saga to become India's 85th Grand Master। तो अगर हम बाकी की बात करें जैसे गुकेश हो गए एंड देन ऑल्सो विश्वनाथन आनंद, तो दे आर द टॉप इंडियन चेस प्लेयर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रैंड मास्टर, तो ये कैसे टाइटल मिलता है, तो अगेन देयर आर सेवरल कंडीशंस कि कितने हम मैचेस हमें प्ले करने पड़ते हैं इन अ टूर्नामेंट। जो रेगुलर मैचेस होते हैं लाइक 6 to 9 इज द क्राइटेरिया। प्लस में जो रेटिंग होती है चेस की रेटिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 टू इंफिनिटी अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो। बट मोस्टली 2600 से अबव की रेटिंग जब होती है तब हम ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर करते हैं, ऑल्सो विद द अदर कंडीशंस एज वेल। एंड भी सकते हैं इनके साथ कि इंडिया के अंदर ग्रैंड मास्टर्स का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। ग्रैंड मास्टर्स का जो बेसिकली कॉम्पोजिशन है उसमें इंडियंस का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो कौन देता है ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल? फाइट देता है, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स देते हैं जिसमें जैसे कि ग्रैंड मास्टर है, फिर इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते हैं और पूरी लाइफ के लिए वैलिड होता है। एक बार अगर आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल रहा है तो वो पूरी लाइफ के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर्स है उसमें इंडियंस का नंबर बढ़ते जा रहा है। and even the women participation in this, that is also increasing, and even the this credit or this status of grandmaster, जैसे कि आर वैशाली December 1 को became the third woman from India to get the grandmaster title, आर वैशाली। तो यहाँ पे that also we can talk about। Criminal abdication, again just now we talked about this fire incidents that are majorly taking place in India specifically, और प्लस जो टॉप नॉर्दर्न जो जैसे कि दिल्ली, राजकोट एक्सेट्रा, यहाँ पे फायर इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो दिस शोज के जस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इज नॉट एवरीथिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो सेफ्टी है और जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन लाइफ को जो प्रायोरिटी पे वी पुट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, especially in public spaces, housing apartments, hospitals. जैसे कि हॉस्पिटल में भी currently this case was there and 6 newborn babies they died. तो this was mainly due to the presence of oxygen cylinders जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में they were present in the hospital, जिन्होंने again fire को और ज्यादा ignite कर दिया। So it becomes very important to control and regulate. इंडिया में अगर व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या किसके अंडर आता है ये फायर का जो मैनेजमेंट होता है, सेफ्टी को चेक करना, तो सबसे पहले तो हम नेशनल बिल्डिंग कोड की बात करते हैं। तो उसमें बहुत सारा डायरेक्शंस दी गई हैं टू प्रिवेंट द फायर हजार्ड्स। फिर वी टॉक अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने भी फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को इशू करा है, इट इज अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री NDMA। And most importantly, when we talk about the implementation and the checks, जो inspection होती है, all this comes under the municipalities, जो कि गवर्नेंस का ऐसा टायर है अगेन जिसकी वीकनेस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई है रिसेंट टाइम्स में। तो मेनली म्यूनिसिपैलिटीज का ये वर्क होता है टू डू दीज इंस्पेक्शंस, एटलीस्ट लाइक once in a few years एक्सरसाइज होनी चाहिए कम से कम, दैट इज द बेयर मिनिमम विच इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का हमें रेगुलेशन का एक लूपहोल दिखाई देता है। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस इंस्टेंसेस एंड इंसिडेंट्स, तो उपहार सिनेमा ट्रेजेडी
1997 में it took place. And majorly जो causes होते हैं, when we look at the causes, तो just as we can see के hospitals and उपहार सिनेमा, तो majorly they take place in the closed areas. और जैसे गेमिंग सेंटर पे भी हुआ था, जहाँ पर कि एग्जिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, मल्टीपल एग्जिट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे स्टैम्पीड भी क्रिएट होता है एंड फर्दर कंडीशंस। फिर ड्रिल्स इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम ड्रिल्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं सो एज टू प्रैक्टिस के किसका क्या रोल होएगा इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग आउट, फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रेजेंस एक्सेट्रा। फिर फर्दर कंटिन्यूइंग विद द अदर इंसिडेंट्स, उपहार सिनेमा 1997, बेंगलुरु रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ब्लेज 2010, फिर कमला मिल्स 2017, और इवन कोलकाता's अमरी हॉस्पिटल फायर 2011. So these are the major instances. एंड डेटा की बात करें तो फिकी पिंकरटन स्टडी ने बताया ऑफ 2018 कि जो अर्बन इंडिया है उसमें लेस देन 40% फायर स्टेशन है जितने की होने चाहिए, तो they also must be there. तो we mainly talked about the major role of municipalities. NDMA की हमने बात कर ली, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फायर स्टेशन से रिलेटेड, दैट मस्ट बी ऑल्सो प्रेजेंट। और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी अंडरलाइन करा है टू मॉडर्नाइज द कंट्रीज फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। A door to a housing scheme tribals find hard to open. So when we talk about tribals specifically, tribals के अंदर ही category होती है of the scheduled tribes, और फिर scheduled tribes के अंदर भी there is category of PVTGs or the particularly vulnerable tribal groups. As a name suggests कि और ज्यादा vulnerable होते हैं और deprived होते हैं as compared to the STs and especially the पूरा जो tribals होता है उसके अंदर। करंटली कितने ग्रुप्स हैं? 75 ऐसे ग्रुप्स है जिनको हमने पीवीटी से आइडेंटिफाई करा है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। अब स्कैटर्ड होते हैं, रिमोट होते हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज में ये लिव करते हैं। एंड ऑल्सो मेजर चैलेंज जो इनका है वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक भी कैसे है? इट ऑल स्टार्ट्स विद द सोशल इंक्लूजन। Till the time the mainstream society they don't accept them as normals, and even they themselves they don't break the chains by trying more to inculcate, not just fit in but also collaborate and integrate with the mainstream part of the society. तो उसके बाद ही there can be steps that can take place to improve the social inclusion, and later on उसे their financial inclusion like jobs etc maybe that will also increase. तो इसी फाइनेंशियल ऑल दीज थिंग्स दे आर रिलेटेड, इसीलिए फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लाए गए थे। जो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, वन वाज दिस, एंड सेकंड इज द प्रधानमंत्री जनमन और द जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इसका बजट ₹24,000 था। अगेन यहाँ पे हम डीबीटीज की बात करते हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। अब ये क्यों इतना ज्यादा हेल्प करते हैं हमें? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट कैश के जो ट्रांसफर्स होते हैं दे टेक प्लेस। जैसे अगर हम यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं तो इसी में स्पेसिफिकली यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द पीवीटीजीज, जिनको कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट विच इज नियर टू 1 to 2 lakh उनको हम देंगे इन देयर बैंक अकाउंट, विच इज अ प्रिटी होलसम अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं एंड द मेजर चैलेंजेस आर, एक तो डेटा के डेटा स्पेसिफिकली नॉट मेंशन्ड एंड फाउंड आउट, क्योंकि सेंसस नहीं हो रहे हैं। अगेन उसका एक चैलेंज आ जाता है कि कहाँ पर दे आर लोकेटेड, कितने हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है एटसेट्रा, एंड कौन पीवीटीजीज है भी और कौन नहीं भी है, ये भी ट्रूली आइडेंटिफाई करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फेक केसेस भी दिखा रहे हैं। this is the one, these are the some of the challenges. एंड देन फर्दर जो बैंक में इंक्लूजन है कि कौन से अकाउंट्स है, जो जॉब कार्ड्स है उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो डेवलपमेंट है दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड दीज आर द मेजर पॉइंट स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट देम। तो जो डिलीशंस हैं वो टेक प्लेस करे गए थे इन द एमजी नरेगा और पीएम किसान के अंडर।
तो जो जॉब कार्ड क्रिएट होता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, किसका जॉब कार्ड है, कब तक पार्टिसिपेशन है, कितना अभी तक उनको मिल चुका है इंजीनियरिंग में वेजेस एक्सेट्रा, वो सब जॉब कार्ड में मेंशन होता है। और जो इम्पोर्टेंट होता है उनकी आइडेंटिटी के लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्दर इस जो पीवीटीजी का जो स्कीम है इसके पीएम जनमन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बट जॉब कार्ड्स नहीं है अब बिकॉज उनका डिलीशन हो चुका है ऑफ दीज वर्कर्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे थे इसी उसमें, इस स्कीम में। And the second challenge is regarding the social category field, जिसमें कि specific जो site और जो online जो app है उसमें there are several challenges जिसके थ्रू कि ये फाइल करे जा रहे हैं। आवाज प्लस मोबाइल ऐप है जिसको यूज करा जा रहा है इन सबको रजिस्टर करने के लिए, तो टेक्निकल एरर्स एंड ऑल्सो जो सरपंच और मुखियाज है वो पीवीटीजीज को सपोर्ट ना करने के बजाय दे आर preferring and putting first upholding their own interest with regard to the normal जो tribal belt है उनके लिए, तो that becomes a challenge. And also IPPB तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये स्पेसिफिकली कैसा बैंक है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बना हुआ है। एंड इस बैंक को इस ऐप के अंडर जो बैंक का जो ऑप्शन है उसमें इस बैंक अकाउंट को इंक्लूड ही नहीं करा है इसकी सर्विसेज को, तो दैट बिकम्स अनदर चैलेंज। तो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स या फिर सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन, तो इंक्लूड करना आईपीपीबी को पोस्ट पेमेंट्स बैंक को इन द लिस्ट ऑफ बैंक्स विद इन द ऐप। ऐप का नाम क्या है, आवाज प्लस मोबाइल ऐप। स्ट्रीमलाइन करना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, फिर डेटा कलेक्ट करना कि एक्चुअल में क्या है, सेंसस सर्वे क्रिएट करना, कंडक्ट करना इफ नॉट सेंसस स्पेसिफिकली, जॉब कार्ड्स एंड ऑल्सो जो डिस्क्रिपेंसीज है फॉर एग्जाम्पल सरपंच और मुखिया से रिलेटेड उनको भी सॉल्व करना और गाइडेंस प्रोवाइड करना टू द ऐप यूजर्स। These are the major points. An overview of Europe's AI convention. So, since we know that AI ka regulation, it becomes very important because innovation भी important है, but उसका regulation भी important है. And previous जो हमने एक term देखी थी, that was regulatory sandboxes, जिसमें इन दोनों का रेगुलेशन हो जाए, जो करंटली इंडिया में जो फाइनेंशियल कमिटीज है या फिर जो फिनटेक सेक्टर है उसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस यूज होते हैं, बट अब हम एआई में भी इसको करने की बात कर रहे हैं। नाउ हाउ इज यूरोप रिलेटेड टू एआई दैट मच, तो यहाँ पे देर आर एक्ट्स ऑफ लॉज टू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। करेंटली जो लॉज और जो गाइडलाइंस दे आर मेंशन उनके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए देयर मस्ट बी स्पेसिफिक लॉज, ताकि उनको हम इम्प्लीमेंट कर सके और ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से, rather than just सॉफ्ट टूल्स या फिर जो गाइडलाइंस है उस तरीके से उनको यूज करना। इसी के लिए ही एक एआई कन्वेंशन आया है जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स से, डेमोक्रेसी से एंड द रूल ऑफ लॉ। और किसने ये अडॉप्ट करा है, काउंसिल ऑफ यूरोप विच इज सीओई। तो सीओई की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेनली यूरोपियन मेंबर्स है, 46 मेंबर्स इसमें है एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, काउंसिल ऑफ यूरोप। तो इट हैज स्टार्टेड दिस एआई कन्वेंशन एंड यहाँ पे मेजर जो बात हो रही है इट इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल जो एआई का है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ से इंटरफेयर करने में, तो उसको प्रिवेंट करना। और मिलिट्री एप्लीकेशंस जो है वो एआई में कवर नहीं है बाय द एआई कन्वेंशन, यानी कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो दैट इज ओके, बट ओनली व्हेन इट इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी या फिर जो मिलिट्री एप्लीकेशंस है यानी खुद के प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज दीज लॉज दे आर लीगली बाइंडिंग, जो भी इनको साइन करेगा दे नीड टू फॉलो इट। और जनरल ऑब्लिगेशंस से एक शिफ्ट है ये टू अ कन्वेंशन, मेनली दिस इज देयर, ताकि लीगली बाइंडिंग हो जाए एंड जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड जो एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन या गाइडलाइंस है उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें।
नाउ स्पाइस एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इथाइलिन ऑक्साइड वी टॉक्ड अबाउट के दैट वाज इंक्लूडेड इन various spices in India, जिसकी वजह से the countries like Singapore, Hong Kong, etc., they had recalled the exports or the imports from their side from India to those countries. तो Spice Board of India important body हो जाती है एंड यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है उसको एज अ पेस्टिसाइड नहीं यूज करा जा रहा है, इंडिया नहीं यूज करता है, रादर वो स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह यूज करता है, यानी कि लाइक सिर्फ स्प्रे कर देना उस तरीके से वो यूज करता है, ताकि जब बिकॉज मेजरली जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं दे आर फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो जो ये फूड होता है इनको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मंडीज एक्सेट्रा, जो फार्मर्स होते हैं उनसे, वहां पर बहुत ज्यादा कांटेक्ट होता है ह्यूमन बर्ड रेप्टाइल और इंसेक्ट्स का, तो उन सब पैथोजेंस को या फिर माइक्रोबियल जो इन्फेक्टेंट्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं द कंपनीज सच एज MDH एक्सेट्रा, जिनके ऊपर कि ये पोस्ट करा गया था। सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। अब अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस वर्थ $4.4 बिलियन और 12% हायर है, जो कि 2022 से 23 तक। और जो मेजर सदर्न इंडिया है वो क्या, उसने वो रिवील करा है कि जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड स्पाइसेस हैं वो चिली और स्पाइस ऑयल, करी पाउडर पेस्ट, क्यूमिन, मिंट प्रोडक्ट्स, कार्डमम, पेपर, ये सब मेजर है। एंड प्रोडक्शन की टर्म्स में देखें तो गार्लिक, जिंजर और चिली, दे आर द टॉप 3 स्पाइसेस जो प्रोड्यूस होती है, बट ऑफ कोर्स इनका एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। एंड चाइना, बांग्लादेश और वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है और यूएस, वो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं फॉर द इंडियन स्पाइसेस। अब जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि जब हांगकांग और सिंगापुर ने रिकॉल करा दीज एक्सपोर्ट्स को, तो देयर वर impacts at that particular moment, but later on जो exports हैं उनको resume कर दिया था, and currently negotiations are going on with Europe, especially European Union, ताकि वो नॉर्म्स को, जो stringent नॉर्म्स है उनको वो थोड़ा रिलैक्स कर दे। और इंडिया का जो शेयर है टोटल स्पाइस प्रोडक्शन में ग्लोबली, इट इज अबाउट 70%, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे हमारा स्पाइस बोर्ड है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ 1986, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विद, कवर कर चुके हैं। हम्म। तो वी टॉक अबाउट अंटार्कटिक ट्रीटी, कि अंटार्कटिक ट्रीटी एक्चुअली है क्या। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो एक तरह का इंटरनेशनल अग्रीमेंट है एक्टिविटीज, ताकि हम सस्टेनेबल यूज प्रमोट कर सके ऑफ दीज ऑफ द अंटार्कटिक, और इसको नो मैन्स लैंड भी बोलते हैं, कि जिससे किसी कंपटीशन या फिर कुछ भी हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए हो या मिलिटराइजेशन के लिए ये लैंड अवेलेबल नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च स्पेसिफिकली। एंड जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, इंडिया उसकी कंसल्टेटिव पार्टी बनी है, यानी कि पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो, और 1983 में इट ज्वाइंड इट। और इंडिया का जो अंटार्कटिक एक्ट है दैट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2022। और बाकी अगर अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करते हैं तो करेंटली 56 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसका पार्ट है, और 29 कंसल्टेटिव पार्टीज हैं, और इंडिया इज वन ऑफ देम। अब हम यहाँ पे अंटार्कटिका के जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उनकी बात करते हैं, तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है फॉर एग्जांपल यूएस, यूएसएसआर, बेल्जियम, जापान, साउथ अफ्रीका, इन सबका कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ अंटार्कटिका। इंडिया का भी कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है। कौन सी कंट्रीज का है? यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और चिली, इन सब का मेजर क्लेम है ओवर दिस। बट ऑफ कोर्स जो स्पेस स्टेशन हैं उनको हम सेटअप कर सकते हैं अगर हमारे कोई क्लेम भी नहीं है, तो इररिस्पेक्टिव कि हम कहाँ कर रहे हैं।
उसके लिए देर आर नो सच रूल्स एंड रेगुलेशंस एटसेट्रा। तो अगर इंडिया की बात करें तो 3 मेजर स्टेशन यहाँ पे हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। दे बिकम इम्पोर्टेंट हियर। तो दिस इज द मेजर पॉइंट हियर। और मिलिटराइजेशन यहाँ पे बैंड, यू कैन ऐड करना। No, we have covered. Right. हम्म। So specifically talking about the to-do list for inflation, तो this article majorly focuses upon जो MSP है उसको रेगुलेट करना, और जो कंज्यूमर बायस जो क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में उसको प्रिवेंट करना, ताकि वो फार्मर्स को भी हेल्प करे। इसमें देर आर टू मेजर पॉइंट्स दैट वी टॉक्ड रिगार्डिंग। एक तो इट वाज रिगार्डिंग पल्सेस, कि कैसे जो पल्सेस का प्रोडक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो अगेन कंज्यूमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने के लिए वो फार्मर्स को इट हार्म्स। एंड सेकेंड वाज रिगार्डिंग द एग्री इम्पोर्ट्स जो इंडिया करता है। नाउ अगेन जो ट्रेंड एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स में देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं, 8% से डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 2023 से 22 से 23 से लेकर 2023 से 24 तक। अब क्या हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस यहाँ पे हो रहा है? तो नॉट मेनली, क्योंकि जो ऑयल का जो कंजम्पशन है, जब हम ऑयल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस से रिलेट करके हम इंपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइस में डाउनफॉल इसलिए हमें देखा गया है बिकॉज ऑब्वियसली रशिया से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस और डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिल रहा है। बट जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें इतना चेंज नहीं है। तो ऑयल की यहाँ पे बात हो रही है। एंड ऑल्सो एडिबल ऑयल में पाम ऑयल की हम बात करते हैं विच अकाउंट्स फॉर ओवर 50% जो हम यूज करते हैं। एंड ऑल्सो सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। और अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं तो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मेजरली रशिया यूक्रेन से। पाम ऑयल की बात करते हैं तो इंडोनेशिया मलेशिया के एरिया से। एंड सोयाबीन ऑयल इज मेनली द रीजन ऑफ अर्जेंटीना, जो ब्राजील का रीजन है इन द साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे इंडिया की अगर स्कोप की बात करते हैं तो एडिबल ऑयल में बहुत ज्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है, जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम NUMOP, दैट वाज प्रोड्यूस्ड हियर, दैट वाज क्रिएटेड हियर, ताकि जो इंडिया का प्रोडक्शन है इन ऑयल दैट कैन इंक्रीज। स्पेशली जो स्कोप है वो पाम ऑयल में बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन का। फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्ट के जो टैक्सेस होते हैं, इम्पोर्ट का जो टैरिफ होता है ओवर द लेंटिल्स, तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड दैट वाज सीन वाज कि जो ग्रोथ है और जो डिमांड सप्लाई है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज दे कैन पुट मोर फोर्स to the data collection, and hence they can projectile कि whether imports are needed या exports are needed for the particular flow, outflow and inflow of pulses. So this can be done here. And these are the major charts that we can see कि composition of agricultural imports. तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल जो है एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में वो हुआ है। एंड उसके बाद फिर वी हैव पल्सेस एटसेट्रा। तो सबसे कम फिर नेचुरल रबर, स्पाइसेस, कैशू, ये सब इंपोर्ट्स। तो ट्रेंड वाज आल्सो सीन कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स जो है वो NDA गवर्नमेंट में दे हैव